Welcome participants investing in stock market. Participants, this is our lecture number 3, and in this lecture we will be discussing about investment process and prerequisites for online trading and demat. Participants, आपको याद होगा हमने हमारे लेक्चर नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना था और ये समझा था कि किस तरह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए इस लेक्चर में हम समझें कि ये इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम वे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी सेविंग्स को बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी प्रायर नॉलेज के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी शुड फॉलो अ साइंटिफिक प्रोसेस। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये प्लान करना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज डिफाइनिंग अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले हमें ये प्लान करना चाहिए कि हमारे पास जो सेविंग्स अवेलेबल है वो कितने समय के लिए अवेलेबल है और बेसिकली कितने समय के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट से आप कितना कमाना चाहते हैं, कितना रिटर्न्स आप पाना चाहते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव एंड द टाइम फ्रेम कि मुझे यह प्रॉफिट अगले 2 सालों में कमाना है, अगले 5 सालों में कमाना है या अगले 10 सालों में कमाना है, राइट। सो स्टेप नंबर 1 इट टॉक्स अबाउट डिफाइनिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. Second important thing in the investment policy, participants, we should understand what is our knowledge level and what is our risk appetite level. हमें हमारा रिस्क एपेटाइट लेवल फिक्स करना चाहिए कि हम कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। आप सभी को हमने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट इज फुल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, राइट। एंड इन दिस मार्केट देयर इज एन नंबर ऑफ फ्लक्चुएशंस। यहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए हमें ये पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए कि हम कितना लॉस मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज अबाउट डिफाइनिंग अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर एन इंडिविजुअल। इसके बाद हमें एनालाइज करना चाहिए कि जहां पर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस मार्केट का क्या हिस्ट्री रहा है, राइट। उस जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह रही है और आने वाले दिनों में इस प्रॉफिट मिलने के क्या चांसेस हैं। तो स्टेप 2 इज अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो विदाउट एनालिसिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट एडवाइजेबल। हमें बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस इंडस्ट्री का आने वाले समय में क्या मार्केट रहने वाला है, हमें ये पहले से एनालाइज करना चाहिए और हिस्टोरिकल डेटा को देखना चाहिए। एवरी कंपनी बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री एंड एवरी इंडस्ट्री बिलोंग्स टू एन इकोनॉमी, राइट। सो इन दिस एनालिसिस पार्ट वी शुड लुक एट ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस पोजीशन ऑफ इकोनॉमी, व्हिच इन्फ्लुएंस द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, राइट। और जिससे एक कंपनी को फायदा या नुकसान होता है, हमें उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हमें हमारे लिए बेस्ट स्टॉक ऑप्शन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने चाहिए। So participants, this is always advisable that we should invest in a company which is actually backbone of the economy, right। जिस पर कस्टमर्स का काफी ट्रस्ट हो, जिसके पास काफी असेट्स हो, जिस कंपनी के पास अपना पूरा प्रोडक्ट लाइन हो और आने वाले समय में जिस कंपनी के बंद होने की संभावना सबसे कम हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाने चाहिए। द थर्ड स्टेप आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन। अब हमें ये देखना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री को हमने टारगेट किया है, जिस इकोनॉमी को हमने टारगेट किया है, उस इंडस्ट्री और इकोनॉमी में कंपनियों का वैल्यूएशन क्या है। और यहां वैल्यूएशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनियां मार्केट में सस्ती हैं और कौन सी कंपनियां मार्केट में महंगी हैं। टेक्निकली वी कॉल्ड इट ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज। जिन वैल्यूज का मार्केट वैल्यू
जिन कंपनीज का मार्केट वैल्यू उनके बुक वैल्यू से ज्यादा होता है उन्हें हम ओवर वैल्यूड कंपनीज कहते हैं, और जिन कंपनीज का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होता है उनको हम अंडर वैल्यूड कंपनी कहते हैं। अंडर वैल्यूड कंपनीज को हमेशा खरीदना चाहिए, उनके स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, इनमें हमेशा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। जबकि ओवर वैल्यूड कंपनीज में हमें बाइंग की बजाय सेलिंग प्रेफर करनी चाहिए, राइट? क्योंकि ऐसी कंपनियों में हमें मुनाफा होने की संभावना तभी होती है जब हम शॉर्ट सेल करें, और यानी पहले स्टॉक को बेचें और बाद में उसकी प्राइस कम होने पर उसे खरीदें, राइट? सो वैल्यूएशन गिव्स द आइडिया अबाउट ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड स्टेटस। हर वो स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है उसे हमेशा खरीदा जाना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, as I informed in the last class that investment must be done through a proper scientific portfolio. So step number 4, it talks about portfolio construction. जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने वैल्यूएशन किया है, उसके बेसिस पे हमें हमारा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब है एक कॉम्बिनेशन, राइट, जिसमें हम मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के शेयर, मल्टीपल इकोनॉमी के शेयर्स हम बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। यानी हमारा सारा पैसा किसी एक जगह ना लगा के हम वैरायटी ऑफ कंपनीज में, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, यानी फ्यूचर में जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद हो। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट्स, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने से फ्यूचर में आने वाला लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, और इस तरह हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। जो पोर्टफोलियो हमने बनाया है, जो टारगेट्स हमने पोर्टफोलियो को दिए थे, हमें टाइम टू टाइम रिकरिंग बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए, और ये पता लगाना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, जो टारगेट हमने सेट किए थे, क्या वो मुनाफा हमारा पोर्टफोलियो हमें दे रहा है। यदि पोर्टफोलियो हमें वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, तो हमें पोर्टफोलियो में रिवीजन करना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक पोजीशन, द इंडस्ट्री पोजीशन, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रिवाइज करना चाहिए। जो लीस्ट परफॉर्मर है या जो परफॉर्मर नहीं है, ऐसी स्क्रिप्ट्स को हटाना चाहिए, और जो परफॉर्मर है उनको हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट, द एंटायर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दीज 5 पिलर्स। पार्टिसिपेंट्स, यहां देखिए एक और फ्लो चार्ट हमें नजर आएगा। ये फ्लो चार्ट हमें बताता है कि आजकल जो स्टॉक ट्रेडिंग है, इट इज ऑनलाइन, राइट? एंड इन दिस ऑनलाइन प्रोसेस, it's a network of bank, it's a network of stock exchange and our broker. तो ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ये करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और इस डीमेट अकाउंट के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, सो फॉर द इन्वेस्टमेंट वी नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ ब्रोकर। ये ब्रोकर किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ होता है, और हमें हमारे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को बैंक से कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डीमैट अकाउंट। पार्टिसिपेंट्स, आप सभी ने सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में सुना होगा, आप सभी ने करंट बैंक अकाउंट के बारे में सुना होगा। बेसिकली सेविंग बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा स्टोर रखते हैं, राइट? अपनी सेविंग्स को स्टोर रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह शेयर्स को रखने के लिए भी हमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम डीमैट कहते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन अकाउंट है, इसलिए इसे हम डीमैटेलाइज्ड अकाउंट, इसको डीमैटेलाइज्ड अकाउंट के नाम से इसे जाना जाता है। यानी यह वो अकाउंट है जिसमें हम अपने खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर रख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और टाइम टू टाइम हम वहां से खरीद या बेच सकते हैं। ओके, so demat account is mandatory for a trading, online trading of shares. Now, what are the types of demat account? Participants, there is different variety of demat account. एक तो वो demat account है जो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है, राइट, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है, और एक वो डीमेट अकाउंट है जो कि सिर्फ एनआरआई के लिए है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि एक रेगुलर डीमेट अकाउंट है जो आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए ओपन किया जाता है,
और वो सभी लोग जो इंडिया के हैं बट अभी फॉरेन नेशंस में वर्क कर रहे हैं, राइट, जो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी का डीमेट अकाउंट अवेलेबल होता है, जो कि स्लाइड में आपको दिख रहा है। नाउ इसमें भी एक वो अकाउंट है जिसमें एनआरआई अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अब्रॉड में, और दूसरा वो अकाउंट है जिसमें एनआरआई अपने फंड्स को अब्रॉड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। बट हम सभी के जो सबसे ज्यादा काम का है वो है रेगुलर डीमेट अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि इस डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। पार्टिसिपेंट्स, to open a demat account, first of all we require a mandatory document, that is PAN card, right? Income tax proof, the income tax number, the PAN card number, right? तो जब भी किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है तो सबसे पहले उसे पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, राइट। अदर देन दिस पैन कार्ड, we also require identity proof like Aadhaar card, like driving license, etc. And we also require a mandatory KYC document, address proof, जिसमें कि हम वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। दीज आर फॉर एड्रेस आइडेंटिफिकेशन। पार्टिसिपेंट्स, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें इनकम प्रूफ भी देना होता है, और इसके लिए हम हमारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा ITR, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे ब्रोकर को आपके इनकम पैटर्न्स का आइडिया लगेगा और वो उसके अकॉर्डिंग आपको फीचर्स प्रोवाइड करेगा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ अदर देन दिस वी आल्सो रिक्वायर अ सिग्नेचर प्रूफ, राइट। यूजुअली हम एक कैंसिल चेक प्रोवाइड करते हैं या एक चेक प्रोवाइड करते हैं इनिशियल अमाउंट का डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उस चेक पर जो सिग्नेचर है वो हमारा सिग्नेचर प्रूफ बन जाता है। ओके, वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड अ बैंक प्रूफ कि हमारा बैंक अकाउंट किस बैंक में है, उसका IFSC कोड क्या है, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट होगा और पैसा ऑटो क्रेडिट भी होगा, राइट। तो बैंक प्रूफ में हम हमारी पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कैंसिल चेक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दिस वी आल्सो रिक्वायर अ फोटोग्राफ। आजकल डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ओपन होते हैं तो ऑनलाइन ही फोटोग्राफ ली जाती है। अदरवाइज अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। पार्टिसिपेंट्स, इस डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को कांटेक्ट करना होगा। इसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, और ये सेबी के रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, राइट, जो हमें हमारी हेल्प करते हैं इस डीमेट अकाउंट को ओपन करवाने में। ये डीमेट अकाउंट बेसिकली डिपॉजिटरीज के पास ओपन होता है। हमारी कंट्री में 2 डिपॉजिटरीज हैं, वन इज ICDL एंड सेकंड इज CDSL, ओके, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एंड वन इज ICDL, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास हमारा एक डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है, जो कि ब्रोकर हमारा ओपन करवाता है, राइट। नाउ पार्टिसिपेंट्स, let's talk about online trading. You all are aware that we can trade in stock market through online and offline portal. हम चाहे तो किसी भी ब्रोकर के थ्रू, टेलीफोन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वे में कॉल करके ट्रेड कर सकते हैं, और हम चाहे तो हमारा खुद का ऑनलाइन ट्रेड भी कर सकते हैं। बाय द वे, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्स हैं जो हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है हमारे मोबाइल फोन में, और हम मोबाइल फोन के माध्यम से अपना ट्रेडिंग खुद ब खुद कर सकते हैं या लैपटॉप की मदद से कर सकते हैं। So to start online trading, we need to contact the broker. We need to open a डीमेट account, और उसके बाद हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का यहाँ पर जो मतलब है, उसका मतलब है शेयर्स को खरीदना या बेचना, राइट, बॉन्ड्स को खरीदना या बेचना, ओके, डेरिवेटिव्स को खरीदना या बेचना ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। दिस एंटायर मैकेनिज्म इज नोन एज ऑनलाइन ट्रेडिंग। बहुत पहले, बहुत सालों पहले फिजिकल स्टॉक ट्रेडिंग हुआ करता था, और फिजिकल सर्टिफिकेट्स भी मिला करते थे शेयर्स के, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट। बट नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिक, ओके, नाउ इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और हमें एक स्टेटमेंट रिसीव होता है कि इस कंपनी के इतने शेयर हमारे डीमेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ओके, सो टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और टू ट्रेड ऑनलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई अ ब्रोकर। हमारी इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, right? So we need to identify any one broker. Like
ICICI Securities, SDFC Securities, 5paisa.com, okay, investing.com. There are many brokers, right? SBI Securities. हमारे पास बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे लिए एक सुटेबल ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद हमें इस स्टॉक ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देना होगा टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि हम वहां पे ट्रेड कर सकें। द थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ शेयर। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हमें हमारे एनालिसिस से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा शेयर हम खरीदना चाहते हैं। तो जो भी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हमें उस शेयर का कोड वहां मेंशन करना है और इस कोड को वहां डाल के हम उस शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं फ्रॉम एनी स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पार्टिसिपेंट्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्राइस पॉइंट। आप सभी जानते हैं कि शेयर्स की प्राइस हर मिनट हर सेकंड बदल रही होती है, राइट? तो हमें ये डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर शेयर को, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को हमें किस प्राइस पे खरीदना है या किस प्राइस पे बेचना है, राइट? और उसको डिसाइड करके हम उस प्राइस का एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर। इसके बाद जैसे ही हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकलकर ब्रोकर के पास जाएगा और ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इस पैसे को क्लियरिंग हाउस को देता है और वहां से हमारे अकाउंट में पैसे के बदले शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। नाउ फॉर योर हेल्प, we have written some online platforms for online trading like Zerodha. Zerodha is one of the famous platform in these days. 5paisa.com, Pro Stocks, Upstock, Angel Investor, Angel Investing, Angel One, the Grows, the Paytm Money, IIFL, ICICI Direct, SDFC Securities, and there are so many. आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है, उस बैंक का एक सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी डेफिनेटली होगा, एक ब्रोकिंग हाउस डेफिनेटली होगा, वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है बिकॉज ये कन्वीनियंट है, ये काफी चीपर है, राइट? वी कैन मॉनिटर आवर इन्वेस्टमेंट, ओके, एनी टाइम, ओके। वी नीड नॉट टू कॉन्टैक्ट एनी मिडिलमैन, हमें किसी मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं है और बिना उसके ही हम in a very faster mode we can do this online trading. Now participants, let's complete this process once again. To trade in stock, okay, we are actually following these few steps, right? या हम ये आपको एडवाइस करते हैं जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, पहले आप अपना ब्रोकर फाइनलाइज करें। स्टेप नंबर 2, डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। स्टेप नंबर 3, प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करें। स्टेप नंबर 4, आप जिस प्राइस पे स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं उस प्राइस को वहां पे इंसर्ट करें, राइट? एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूट योर ऑर्डर, ओके। जैसे ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं यू विल रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, राइट, फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, और आपके अकाउंट में ये शेयर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे और आपसे पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से ले लिया जाएगा, राइट? दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट, दिस टेक्स टाइम ऑफ T+1 डे, यानी अगर हमने आज ट्रेडिंग की है तो कल तक हमारे अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स, राइट? हमें हमारे डीमैट में ये शेयर्स दिखने लगेंगे और हम इन डीमैट में इन शेयर्स की डिलीवरी लेकर यहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं, right? Okay, so participants, in this entire process we use the word settlement cycle, right? So this settlement cycle is nothing but it is a time duration जिसमें हम हमारा शेयर खरीदते हैं और हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर आता है, right? So this settlement cycle is T+1 days, right? तो अगर कोई हॉलिडे है so we need to exclude that, right? So within T+1 days we can get this share in electronic format in our डीमैट अकाउंट, okay? So let's conclude this entire lecture. So we started from investment process. मैंने आपको बताया कि investment process it's a scientific process which is based on 5 steps of stock trading, right? Then we covered the डीमैट part. हमने सीखा कि डीमैट क्या होता है. It is a place where we store our shares, the mutual funds, the online bonds, the certificates, etc. Then we also covered the online trading part,
that nowadays we can do online trading through apps, through websites, through stockbroker, and we discussed about the various documents required to open a demat account. Okay, so I think this was meaningful. Thank you.